लोग आजकल जो हैं स्पेशली जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं वो प्रेशियस मेटल में जैसे गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जब मैं गवर्नमेंट्स की बात करता हूँ तो मेरा मतलब है सेंट्रल बैंक जो गोल्ड और सिल्वर में अपने रिजर्व्स को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन चाइनीज़ भी कर रहे हैं, रशियन भी कर रहे हैं, हर मुल्क कर रहा है। पाकिस्तान कितना कर रहा है? पाकिस्तान का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट में आता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, हमारे पास 65 टन हैं गोल्ड के रिजर्व्स, लेकिन वो 65 टन कहाँ हैं, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, आई एम नॉट श्योर। अच्छा शान, आपने कहा गोल्ड है, सिल्वर है और फिर आपने दूसरे भी मेटल्स की बात की है। गोल्ड सिल्वर के रेट्स तो हम रोज़ाना की न्यूज़पेपर्स पे देखते ही रहते हैं, लेकिन बाकी के जो हैं वो कभी कभार ही हम जो है देख लेते हैं कि किस तरीके के रेट चल रहे हैं। हमारे AMCs जो हमारे पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, कोई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हमें समझ में नहीं आती, हमें गाइड करने वाला कौन है यहाँ पर? कोई भी AMC ले लें आप, कोई भी पोर्टफोलियो बनाने वाला इसकी गाइडेंस आपको नहीं देगा, तो ये कहाँ से हम गाइडेंस ले सकते हैं? मेरे ख्याल बहुत सारी AMCs अब एक्टिव हो गई हैं और वो अपने क्लाइंट्स को बता रही हैं कि जी गोल्ड है, सिल्वर है। आपको पता है प्लैटिनम और प्लेडियम की भी एक काफ़ी बहुत बड़ी मार्केट है, और प्लेडियम जो है वो गाड़ियों में कैटलिस्ट कन्वर्टर के तौर पे यूज़ होता है, और उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनली इस वक्त प्राइसेस उसकी नीचे हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। आयरन और ओर की बात कर लें, कहाँ देखते हैं आप इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स? आयरन ओर 2004 में $32 पर टन था, और आज आयरन ओर जो है वो तकरीबन $200। लेकिन फिर ये तो फिर वही बात हो गई कि दिस इज एन अदर अपॉर्चुनिटी मिस्ड बाय द पाकिस्तानीज। आयरन ओर का हमारे लोगों में इतना कोई अवेयरनेस नहीं है। आपने जैसे कहा ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, और इसको सबसे ज़्यादा इस वक्त जो यूटिलाइजेशन जिसकी हो रही है वो चाइना में हो रही है, और $80 के बढ़ने की एक ये भी वजह है कि वो आयरन ओर काफ़ी एक्सपोर्ट करें, स्पेशली टू चाइना एंड ब्राज़ील। अच्छा, आपने जो डिफरेंस बताया वो ऑलमोस्ट $170 का बनता है, तो अभी भी इस पॉइंट पे भी अगर हम थोड़ा सा इसको बाय करना शुरू कर दें तो इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आयरन ओर की जगह मेरा ख्याल है कॉपर एक है जिसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। 2010 में कॉपर जो था वो तकरीबन $8,300 पर टन ट्रेड कर रहा था, आज वही कॉपर $9,500 पर टन। अगर बात कर लें पाकिस्तान की रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के पास? मेरे ख्याल हमारे पास कॉपर के यहाँ एक्सप्लोरेशन हो सकती है, टाइम लगेगा मेरे ख्याल। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो वाकई में आप समझते हैं कि उनके पास ख़जाने भी हों, दूसरे ममालिक में जाके एक्सप्लोर भी कर? चिली जो है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का, और उसकी इकॉनमी भी काफ़ी ग्रो करेगी क्योंकि काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, और चाइना ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस किए हुए हैं चिली के साथ, चिली की कंपनीज के साथ, और दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट। थोड़ी सी एनर्जी मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है वो हम सबके सामने ही है, और इंटरनेशनली भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अब एनर्जी क्राइसिस जो है वो दोबारा से आने को है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब यूनानिमस स्टैंड ले रहा है सऊदी अरब, और बाकी उनको कंट्रीज़ जो हैं वो फॉलो नहीं करते, तो किस तरीके से देखते हैं एनर्जी क्राइसिस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी है? मेरे ख्याल एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी, और मैं ऑयल के बारे में बुलिश हूँ। मैं नहीं, बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं जैसे मार्क फेबर है, जिम रॉजर्स हैं, सारे लोग ऑयल के बारे में बुलिश हैं, नेचुरल गैस के बारे में बुलिश हैं, कोल के बारे में बुलिश हैं, और शेल गैस के बारे में बुलिश हैं। तो मेरा ख्याल है एनर्जी मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टर अपनी प्लेसमेंट करना चाहता है फंड्स की, तो मेरे ख्याल उसको हेल्दी रिटर्न्स मिल जाएंगे। सो आई एम बुलिश ऑन एनर्जी मार्केट। लेकिन फिर आप किस तरीके से देखते हैं स्टैंड को? सऊदी अरब कहता है कि अगर डिमांड हुई हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो उससे तो फिर प्राइसेस इंटरनेशनली कम होंगे। भैया देखना पड़ेगा कि ओपेक किस तरह डील करता है। अभी रिसेंटली ओपेक की मीटिंग थी, वो फेल हो गई, कंसेंसस नहीं डेवलप हुआ, तो गोइंग फॉरवर्ड किस तरह होगा? लेकिन कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, उसके बावजूद जो ऑयल मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उन्होंने कहा 10 साल में इतनी बुरी ओपेक मीटिंग मैंने ज्वाइन नहीं की, लेकिन इसके बावजूद हम यूनानिमस डिसीजन लेते हैं कि अगर डिमांड हुई तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, चाहे हमें वेनेजुएला सपोर्ट करे, ईरान सपोर्ट करे या ना करे। मेरे ख्याल है कार्टेल में कुछ मेंबर्स हैं जो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे ख्याल है सऊदी अरेबिया अगर अकेला भी चाहे तो उसको यूएस की सपोर्ट हो। अगर बात कर लें थोड़ी सी यूएस की, क्योंकि देखते हैं कि सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है वो ऑयल का यूएस ही है, तो यूएस में तो डिमांड कम हो रही है, वहाँ की जो जॉबलेस रेट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पे हैं, और कहा जा रहा है कि ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कभी पहले नहीं देखा गया। ऑलमोस्ट 38,000 का रिकॉर्ड किया गया था इन द मंथ ऑफ मे। तो वहाँ तो डिमांड, समर सीजन आ रहा है, गो के समर सीजन में बढ़ जाती है डिमांड बहुत ज़्यादा, लेकिन डिमांड तो अब नीचे जाएगी क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
जैसे आपने कहा, और फिर इसके अलावा अगर हम चाइना को भी इसमें इंक्लूड कर लें तो चाइना का कहा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब थोड़ा सा डैमेज होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो वहाँ भी डिमांड कम होगी। इस ऑयल मार्केट में 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑयल प्राइस रिसेंटली बढ़ी। एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, एक सप्लाई कंस्ट्रेंट थे, और जब आपने बात की यूएस इकॉनमी की कि हाँ गैसोलीन प्राइसेस वहाँ पर बढ़ गई थी, $4 पर गैलन हो गई थी, जिससे कंज्यूमर्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि इकॉनमी ठीक है, चाइना की स्लो डाउन होगी, यूएस ने अपनी इकॉनमी को फोरकास्ट किया और उसको डाउनवर्ड साइड पे किया, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी क्योंकि सप्लाईज़ का कंस्ट्रेंट है और डिमांड जो है अल्टीमेटली वो इमर्जिंग इकॉनमी से आएगी। अगर यूएस से नहीं भी आएगी, इमर्जिंग इकॉनमी से आएगी, तो मेरे ख्याल है ऑयल प्राइसेस विल स्टे अबव $100। अच्छा, आई ऑल्सो फॉलो योर ब्लॉग्स, और आप जो है वो जिम रॉजर्स से आपके काफ़ी ताल्लुकात रखते हैं, आपकी इंस्पिरेशन भी कुछ लगती है, ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। आपने अभी जिक्र किया कि उनकी भी ये फोरकास्ट है कि ऑयल के रिजर्व जो हैं वो बढ़ेंगे और ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो इन द कमिंग डेज बढ़ेंगी, लेकिन वो तो सिल्वर जमा कर रहे हैं। जिम रॉजर्स जी हाँ, वो सिल्वर जमा कर रहे हैं, और जो मार्क फेबर हैं वो बुलिश हैं ऑयल के बारे में, वो गोल्ड जमा कर रहे हैं, वो गोल्ड भी जमा कर रहे हैं। मुझे जो लग रहा है कि जो ओवरऑल एनर्जी मार्केट है वो बढ़ेगी क्योंकि लोगों का फोकस जो है अब ऑयल से हट के वो नेचुरल गैस पे आ गया है। नेचुरल गैस आपको पता है काफ़ी चीप है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और लोगों का फोकस भी अब आता जा रहा है। जैसे आपने चाइना का जिक्र किया, चाइना की बात कर लेते चले नेचुरल गैस में, आप इसमें एड अप भी कर दीगा थोड़ा सा अपने आंसर में। चाइना का मैं एक जगह पढ़ रहा था कि नेचुरल गैस के ज़खायर को बढ़ाने के लिए वो शेल गैस जो है, शेल का जो एक रॉक होता है उसको यूज़ करेंगे और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करेंगे, ताकि क्योंकि हमने देखा है उनकी जो एनर्जी क्राइसिस ना आ सके। 5.6% जो है उनकी एनर्जी यूजेज ज़्यादा हो गई है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने कहा कि हम नेचुरल गैस शेल के रॉक से प्रोड्यूस करेंगे। कुछ इस तरह का इकदाम हो सकता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका सवाल काफ़ी रेलेवेंट है कि पिछले साल मार्च में ह्यूस्टन में कैम्ब्रिज एनर्जी ग्रुप और जो टॉप ऑयल कंपनीज थी उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें शेवरॉन, BP, शेल और सारे टॉप के जाइंट्स आए हुए थे, और सबका जो कंसेंसस था वो यही था कि नेचुरल गैस और शेल गैस में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें काफ़ी ग्रोथ है। और चाइना जैसे आपने जिक्र किया, उनका भी फोकस अब ऑयल से आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वो नेचुरल गैस पे आ रहे हैं, शेल गैस पे आ रहे हैं, बायोफ्यूल्स पे आ रहे हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि जो अगले 2-3 साल में नेचुरल गैस की प्राइसेस जो हैं दे विल गो अप बाय 30%। शेल गैस में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, शेल गैस में काफ़ी एक्सप्लोरेशन हो रही है। चाइना में इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं और सबसे ज़्यादा काम इलेक्ट्रिक कार्स का जो है वो चाइना में हो रहा है। सो आई एम बुलिश ऑन नेचुरल। अच्छा, पाकिस्तान में किस तरह चलेंगी ये इलेक्ट्रिक कार्स अगर आ जाती हैं? अभी हम ऑयल तो इंपोर्ट कर लेते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो हम इसी में लुटा देते हैं ऑयल की इंपोर्ट में। इलेक्ट्रिक कार्स वैसे ही पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस इतना है, अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई और एक बूम मिल गया इसको, तो किस तरीके से चलेगी ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में? इलेक्ट्रिक कार्स मैंने कराची में 2-3 देखी हैं, कुछ लोगों के पास हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे लोगों की अभी परचेजिंग पावर इतनी है नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स अगले 5 साल में मैं देखता हूँ इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, यूएस में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको हैरानगी होगी जो इलेक्ट्रिक कार्स पे जो काम हो रहा है वो चाइना में और साउथ कोरिया में हो रहा है। लेकिन अगर शान बात कर लें तो एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में ही नहीं है, हम देखते हैं कि एनर्जी शॉर्टफॉल जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो अमेरिका से डिमांड करते हैं कि आप प्लांट्स लगाएं हमारे यहाँ आगे, और प्लांट्स इंपोर्ट करते हैं वो अमेरिका से। तो ये किस तरीके से आप देखते हैं कितनी सक्सेसफुल रहेंगी अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई? हर मुल्क ने अपनी इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए उनको कोई इंजन चाहिए। एनर्जी जो है वाहिद इंजन है जो इकॉनमी को सस्टेन कर सकता है। तो मेरा ख्याल है अगर आप इमर्जिंग इकॉनमीज़ को देखें अगले 5 साल में उनकी जो ग्रोथ है, इमर्जिंग इकॉनमीज़ के अलावा अफ्रीका में देखता हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है अगले 5 साल में, उनको सबको ये ज़रूरत होगी एनर्जी की। तो एनर्जी क्राइसिस ठीक है इस प्रेजेंट बहुत सारे ममालिक में है, लेकिन अगले 5 साल में ये एनर्जी क्राइसिस शायद बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसको ओवरकम कर लें और शायद इस पर काबू पा लें। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शान से पूछेंगे कि पाकिस्तान का क्योंकि 51-52% कहा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कितना बूम कर सकता है, वहाँ जो है वो किस तरीके से हम कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू बिजनेस प्लस।